तो फिर से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक बार। और आज के सेशंस में हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जो एक नेम लिखा हुआ है यूक्लिड, ये अपने हिस्ट्री के कह सकते हैं कि हमारे इतिहास में ये सबसे महान गणितज्ञ में से एक थे। बहुत सारे और भी गणितज्ञ हैं जो बहुत महान हैं, बट ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में भी है और एस्ट्रोनॉमी में भी है, बट यहाँ पे यूक्लिड्स का जो कंट्रीब्यूशन ज्योमेट्री में है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूक्लिड्स ने कुछ पोस्टुलेट्स बताए, कुछ एक्सियोम्स बताए और साथ में कुछ थ्योरम्स भी बताए। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सियोम और पोस्टुलेट्स है क्या। तो एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स आर द assumptions which are obvious universal truth। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक assumptions है, बट ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसको प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इट इज नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। इसको प्रूव करने की कोई भी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बट थ्योरम क्या है? तो कह रहा है थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट्स। थ्योरम्स क्या है? स्टेटमेंट्स है। ठीक है, विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियोम्स एंड प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इनको हमें प्रूव करना पड़ता है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो जो प्रीवियसली डेफिनेशंस हमने पढ़े हैं, जो पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, जो एक्सियोम्स पढ़े हैं, उसके बिहाफ पे आप किसी भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस वाले चैप्टर्स में यूक्लिड्स के थ्रू दिए गए पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं। अब इस चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। सो यूक्लिडियन ज्योमेट्री which is taught today is named after the Euclid and he is known as father of geometry। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, फादर का दर्जा क्यों मिला है आपको मालूम होगा कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, Euclid also studied and contributed in other areas of mathematics including number theory and astronomy। नंबर थ्योरी और एस्ट्रोनॉमी में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस है। ठीक है, अब एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स क्या है? तो इसके बारे में तो पहले भी हमने पढ़ा है कि एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स आर द assumptions which are obvious universal truths। they are not proved, and theorems are the statements which are proved using definitions, axioms, previously proved statements and deductive reasoning। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स पहले भी हम लोगों ने देखे थे और यहाँ पे की पॉइंट्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग यहाँ पे यूक्लिड्स के एक्सियोम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सिंपल एक्सियोम्स हैं, बट इसको हमें ढंग से समझ लेना है। ठीक है, पहला एक्सियोम्स क्या कह रहा है? द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई एक चीज, ठीक है ना, कोई भी मान लो एक से ज्यादा चीजें हैं यहाँ पे और ये तीनों चीजें एक यहाँ पे कोई थर्ड यानी कि फोर्थ कह सकते हैं चीज है या ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर इसके इक्वल है और ये ऑब्जेक्ट भी इसके इक्वल है और ये ऑब्जेक्ट भी इसके इक्वल है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। या कह सकते हैं कि हमारे पास वी हैव 3 वैल्यूज और 4 वैल्यूज। ठीक है, कितनी भी वैल्यूज हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x हमारा a के इक्वल है, y भी a के इक्वल है और z भी क्या है? a के इक्वल है। तो x y z तीनों ही वैल्यूज क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये हम लोग मैथमेटिक्स में लगाते ही रहते हैं, नहीं लगाते हैं? कभी भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इस तरीके का हम लोग इंटरफ्रेंस ले लेते हैं, इस तरीके का इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं। ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है, जैसे कि अगर x हमारा क्या है? y के इक्वल है और इस इक्वल्स में हम लोग कोई इक्वल वैल्यू ऐड करें तो भी ये आपस में क्या रहेगा? इक्वल ही रहेगा। ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड एक्सियोम्स है। इफ इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल वैल्यू को सबट्रैक्ट करो दो इक्वल वैल्यूज से, ठीक है ना, देन रिमाइंडर आर इक्वल। जैसे कि एक्स वाई के इक्वल है
और x में से हमने 2 माइनस किया और y में से भी 2 माइनस किया, तो जो रिमेनिंग वैल्यूज होगी वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल ही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा और याद भी रखना है। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ है कह रहा है the things which coincide with one another are equal to one another। एक चीजें दूसरे चीजों के साथ कॉन्साइड कर जाए तो ये दोनों ही चीजें आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है वो है AC और यहाँ पे ही एक और पॉइंट है C डैश। तो अगर हमारा मैं कहूँ कि AC is equal to AC dash, this is only possible when C dash coincide with the C। C जब C dash के साथ coincide कर जाएगा तब आप कह सकते हैं कि AC is equal to the AC dash। तो इसी फैक्ट को कह रहा है the things which coincide, these things is coincide with this one another are equal to one another। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, याद रखोगे या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोइंसाइड का मतलब होता है ये वाली पॉइंट उठ के यहीं चली जाए तो इसको कहेंगे कोइंसाइड। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अभी चल के तुम्हारे पास चले जाऊं, उसी लोकेशन पे चले जाऊं, तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाऊंगा, कोइंसाइड कर जाऊंगा। ठीक है, साथ साथ आ जाऊंगा। तो ये अगर पॉइंट कोइंसाइड कर जाए या इसके साथ हो जाए तो आप कहेंगे AC इज इक्वल टू AC डैश। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, बिल्कुल ये तो समझ में आ रहा है। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। आपके पास एक लड्डू है, उस लड्डू का छोटा हिस्सा तोड़ लिया तो इट इज अ पार्ट ऑफ द लड्डू। ठीक है ना, सो लड्डू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट ऑफ द लड्डू। ठीक है, समझ में। एक रोटी है, एक रोटी का टुकड़ा लिया तो वो टुकड़ा हमेशा ही छोटा होगा, या कह सकते हो पूरा होल जो है वो हमेशा उस टुकड़े से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, एक वैल्यू 1 है और 1/2 is the part of the 1 and it is the half part of 1, so 1 is always greater than the 1/2। ठीक है, अगर 1 का हम लोग फिफ्थ पार्ट लें तो क्या होगा, 1/5 होगा, तो 1/5 से 1 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, so the whole is greater than the part। things which are double of the same things are equal to one another। things which are double of the same things, अब क्या है कि एक वैल्यू x है, ठीक है, इस वैल्यू का डबल है हमारा z, इस वैल्यू का क्या है, डबल है, यानी कि z क्या है, 2x के इक्वल है। और एक वैल्यू और भी है जो कि a है और ये भी 2x के इक्वल है, तो z और a भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, द थिंग्स these two are the different things of the same things are equal to one another। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। things which are halves of the same things are equal to one another, वही है। ठीक है, अगर क्या है, ये जो x है और x का हाफ है हमारा z, x/2 है। ठीक है, और x का ही हाफ है हमारा a भी, x/2 है, तो ये आपस में z और a के होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की ड्यूरेशन में फिर से यूक्लिड्स एक्सियोम्स के बारे में डिस्कस किया है, और ये एक्सियोम्स इसीलिए बार बार डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि इस एक्सियोम्स को हम लोग प्रूव में यूज करने वाले हैं। जब भी कोई स्टेटमेंट होगा उसको प्रूव करेंगे तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे किस एक्सियोम से हमने ये किया है। ठीक है, समझ में, ये एग्जैक्टली एक्सियोम्स को लिख देंगे। तो ये सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, सारे बच्चों को। आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, इस डेफिनेशंस को हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, पॉइंट का कोई भी दूसरा पार्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि पहले एटम के बारे में डाल्टन ने बताया था कि एटम इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम क्या है, बट नाउ इट इज डिविजिबल, हम लोग जानते हैं कि एटम डिविजिबल है, बट शुरुआती फेज में बताया था कि मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट
पार्टिकल है वो क्या है, एटम है, और एटम क्या होता है, इनडिविजिबल होता है। बट आप कह सकते हैं कि अगर एटम डिविजिबल है तो ये भी किसी भी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होगा, इनडिविजिबल होगा। कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा तो जरूर आएगा जो इनडिविजिबल होगा। जैसे कि प्रोटॉन हमारा क्या है, अभी तक हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन इज इनडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इज इनडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है। न्यूट्रॉन इज इनडिविजिबल पार्टिकल। सो सबसे स्मॉलेस्ट जो चीजें होगी वो क्या होगी, इनडिविजिबल होगी, उसको आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से इस फैक्ट के कैसे पहुंचा, तो पन्ने को फाड़ते चले जाए, फाड़ते चले जाए, फाड़ते चले जाए, तो एक स्टेज आएगा कि इतना छोटा हो जाएगा कि आप फाड़ने लायक नहीं रह पाएंगे या तोड़ने लायक नहीं रह पाएंगे। समझ में आ रही है बातें। सो कह रहा है कि पॉइंट कह सकते हैं कि ज्योमेट्री का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, and it has no part. A line is breathless length. हमारा लाइन क्या है, breathless length है। इसमें लाइन में अगर कोई लाइन है तो इसका क्या ब्रेथ होगा, क्या अगर ये ब्रेथ होगा तो वो किस में हो जाएगा, प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा लाइन। अगर उसमें ब्रेथ जैसे ही आया तो प्लेन बन गया, ठीक है। सो लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। हर एक लाइन का जो एंड होगा वो क्या होगा, पॉइंट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बोर नहीं होना है, थोड़ा सा इंटरेक्शंस करके इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। थोड़ा सा बोरिंग है बट इसको बनाना पड़ेगा इंटरेस्टिंग, याद रखनी पड़ेगी चीजें। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। हमेशा ही स्ट्रेट लाइन क्या है, किसी पॉइंट के कह सकते हैं कि चारों तरफ क्या होगा, या पॉइंट्स। फिर से एक बार स्टेटमेंट को, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। पॉइंट्स के साइड वाइज ये क्या होता है, इवनली होता है, इवन होता है, एक जैसा होता है, ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर पॉइंट के अनइवन होगा तो क्या लाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एक पॉइंट है और मैं कहूं कि इस पॉइंट के ये दोनों ही साइड में क्या है, लाइन इवन है, तब तो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा। बट अनइवन हो जाए, एक नीचे चला जाए, एक दूसरा ऊपर चला जाए, तो ये अनइवन हो गया, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन which lies evenly with the point on itself. A surface is that which has length and breadth only. surface में क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ होगा। जैसे कि मान लो कि ये सरफेस है, एक पन्ना क्या है, एक सरफेस है, तो सरफेस में क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है। सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही तो है, ठीक है, समझे। ये मान लो कि सरफेस के जैसा ट्रीट कर ले, पूरे इस स्क्रीन को, इसके थिकनेस को अभी हटा देते हैं, थिकनेस नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो ये जो स्क्रीन है ये एक प्लेन है, तो इसमें एक लेंथ है, दूसरा क्या है, ब्रेथ है। समझ में आई बातें। द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। जो किसी भी सरफेस का जो एज होगा हमेशा ही लाइन होगा। जैसे ये अगर सरफेस है और ये इसका एज है, तो ये एज क्या है, एक लाइन है। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। फिर से वही कह रहा है कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है और इधर इधर प्लेन है, तो ये दोनों ही प्लेन इस स्ट्रेट लाइन की क्या होगा, इवन होगा, अनइवन नहीं होगा, ठीक है ना। इसी फैक्ट को वैसा ही फैक्ट है जैसा कि हमने फोर्थ में पढ़ा था। तो इस तरीके से कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं जो यूक्लिड्स ने दिया था। अब एक पोस्टुलेट है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। किसी भी स्ट्रेट लाइन को किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन है जैसे कि यहाँ पे है, और इस पॉइंट से आप कहीं पर भी पॉइंट आप बना दो इस प्लेन में, मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। तुम यहाँ पॉइंट बना दो, इससे मैं इधर ड्रॉ कर दूंगा। आप पॉइंट यहाँ बना दो, मैं इससे इधर ड्रॉ कर दूंगा। सो ये पहला पोस्टुलेट है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। अब एक एक्सियोम है 5.1 देखते हैं। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर प्लेन में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही पास करेगी। अगर प्लेन में दो पॉइंट है तो सिर्फ और सिर्फ उससे एक ही लाइन पास कर सकती है, और वो लाइन क्या होगी, यूनिक होगी, उसके जैसा कोई दूसरा लाइन नहीं होगा। दूसरी कोई लाइन इससे पास कर सकती है पी क्यू के अलावा, नहीं कर सकती है ना। कर्व कर सकता है, कर्व ऐसे है, ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारे कर्व्स में ड्रॉ कर सकते हो, बट ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा,
यूनिक होगा। सो किसी भी दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कह रहा है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। कोई भी टर्मिनेटेड लाइन को आप इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट और राइट में, किधर भी ले जा सकते हैं, इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं। अब है पोस्टुलेट नंबर 3, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। हर एक राइट एंगल एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा। ये पोस्टुलेट नंबर 4 है। और पोस्टुलेट 5 क्या कर रहा है? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग दीज टू स्ट्रेट लाइन। इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ये देखो इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड बना रहा है, ठीक है, सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल। और इंटीरियर एंगल का जो सम है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो टू राइट एंगल से कम है, यानी कि 180 से कम है। देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड। तो उसी साइड में जाके ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से मीट करने वाले होंगे, ठीक है, ये मीट करेंगे। मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल। तो कोई आपकी लाइन है, दो लाइनें हैं और इस तरीके की दोनों लाइनें कि इंटरसेक्टिंग है, तो किसी न किसी एक साइड से इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो किस साइड से इंटरसेक्ट कर रहा होगा? तो कहा कि इस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करो और देखो कि इसके एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या है, 180 से कम है या नहीं। तो जिस साइड में 180 से कम होगा उस साइड में ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। बट अगर यानी कि सेमी साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए तो ये दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि ये दोनों लाइनें कैसी होगी? पैरेलल। समझ में आ गई बात? तो ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने कल की भी क्लास में किया था और आज भी हमने किया है। अब एक थ्योरम है 5.1, क्या कह रहा है ये? टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अगर दो डिस्टिंक्ट लाइनें हैं तो इन दोनों ही डिस्टिंक्ट लाइन में ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट क्या होगा? कॉमन होगा। कम से कम क्या हो सकता है? कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो। बट किसी भी दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकती है। तो किसी भी दो लाइन में अधिक से अधिक एक ही पॉइंट के कॉमन होने की क्या है? पॉसिबिलिटीज है या नहीं? है ना? ठीक है, तो ये सारे कल की क्लास में हम लोगों ने फैक्ट्स पढ़े थे, एक्सियोम्स पढ़े थे, पोस्टुलेट्स पढ़े थे और कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ा था और इसी को हम लोगों ने रिवाइज भी किया है। अब क्या है, एक्सरसाइज 5.1 में भी कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे, फिर से एक बार करते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स अच्छे तरीके से आप लोगों को कल के भी क्लास में समझ में आया था और मुझे लग रहा है कि फिर से आज एक बार डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों का और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कौन सा इंफॉर्मेशन सही है, कौन सा गलत है, अभी हम लोग जस्टिफाई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्या कह रहा है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सिंस थ्रू अ पॉइंट इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन में बी ड्रॉन। एक पॉइंट से वी कैन ड्रॉ इन्फिनिट मेनी लाइन्स। ठीक है, एक पॉइंट से हम लोग अनंत लाइनें क्या कर सकते हैं? अनंत रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रही है? सो ये पहला जो स्टेटमेंट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड क्या कर रहा है? देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या इन्फिनिट मेनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो? नहीं, वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन फ्रॉम द टू पॉइंट्स। हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। So this is also a false statement. A terminated line can be produced indefinitely on the both sides. This is a true statement. ठीक है ना? Since a line segment may be produced infinitely on the both sides.
If two circles are equal, then their radii are equal. True. ठीक है. In the figure 5.9, if AB is equal to PQ and PQ is equal to XY, then AB is also equal to XY. ये हमने इक्लिप्स में भी पढ़ा है. हेलो. हाँ जी सर बताएं. हेलो. उत्कर्ष बोल रहे हो? हाँ उत्कर्ष. क्या पता कैसे लग गया. नंबर भी दूसरे से आ रहा है. नंबर दूसरा आ रहा है तुम्हारा. चलो ठीक है, अभी क्लास ले रहे हैं, फिर बात करते हैं. ठीक है ना. क्रॉस कनेक्शन हो गया. ठीक है, समझ में आ गई बातें यहाँ तक. तो यहाँ तक कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. अब आगे बढ़ जाते हैं. बोला करो यार, तुम लोग एकदम शांत क्यों बैठे रहते हो जैसे. हाँ उत्कर्ष. हाँ छोड़ दिया. छोड़ दिया. अच्छा तब छोड़ा. कितना लग गया चुना. चलो चलो यार. हाँ हाँ हाँ. हम्म 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 हम्म. चलो लेके आ गया ना यार. हम लोगों को भी टेंशन हो गया था. हाँ हाँ हाँ. ठीक है. हाँ ठीक है. चलो यार, चलो चलो. जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अब देखो यहाँ पे. हाँ हाँ ये भी करवा दिया था. क्या ब्रेक दे दे. अरे रुक जा, 10 मिनट की क्लास है, रुक जा थोड़ा सा. अच्छा मेरे को बता देना सर कि अगर याद होगा तो ब्रेक दे दूंगा. यही याद करवाना है मेरे को. याद है तो अभी पूछ लेते हैं. ठीक है. क्या कह रहा है क्वेश्चन में. गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट. व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम. तो पहला है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइन का क्या डेफिनेशन है. हाँ बताइए. हाँ, और या कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा. मान लो कि दो लाइनें हमने खींची है और इन दोनों लाइन के बीच का हमेशा ही यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है. यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर. तो इन दोनों लाइनों को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे. If the perpendicular distance between the two lines is always constant, then these are called parallel lines. And in the other word, जैसे कनिष्क ने बताया कि the lines which never intersect each other are called parallel lines. ऐसा भी कह सकते. अब पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने के लिए के पहले आपको लाइंस का डेफिनेशंस मालूम होना चाहिए. साथ में आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए. तो आप डिफाइन, हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के बारे में भी अंदाजा होना चाहिए. ठीक है. इसके बाद क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या है. इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन वी कैन से दैट द बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. या कह सकते हैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. वंस अगेन we need to know the definition of line. लाइन का डेफिनेशन हमें मालूम होना चाहिए और एंगल के बारे में अंदाजा होना चाहिए, तभी आप ये डेफिनेशंस समझा पाओगे. ठीक है. लाइन सेगमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के बीच में एक लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. वंस अगेन, अगर लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर रहे हो तो क्या क्या जरूरत है, तो लाइन को डिफाइन करना जरूरी है. ठीक है. रेडियस ऑफ अ सर्किल. रेडियस ऑफ सर्किल क्या है, if it is the distance between the center of a circle to any point lying on the circle. ठीक है. ये क्या है, डिस्टेंस है सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का जो रेडियस के, जो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है. ठीक है. स्क्वायर क्या है, a square is a quadrilateral having all sides of equal length and all angles same measure 90 degree. To define the square we must know about the quadrilateral sides and angle.
इसके बाद ये डिस्कस किया था कल की क्लास में क्या? नहीं किया था ना? तो ये आज की क्लास में थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ठीक है। एक तो तुम लोग एक एज तो होना चाहिए ना कि तुम लोग कल आए नहीं थे तो सर ने हमारे ये ऐड किया है हम लोगों में। तो क्या एडिशन है? तो कह रहा है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट्स यहाँ पे गिवन है। क्या कह रहा है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट बनाते चलते हैं और समझते चलते हैं। दो अलग अलग पॉइंट है हमारे, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए बी। एक थर्ड पॉइंट सी भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जो भी स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट इन द सेम लाइन। ऐसे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं तीन जो तीनों सेम लाइन पे नहीं हो। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बट दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं? तीन लाइनें ऐसी हो सकती है जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो। ऐसा पॉइंट्स हो सकता है ना? तीन पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो। देखो दो ही सिचुएशंस होता है। अगर प्लेन में 3 पॉइंट्स है, अगर प्लेन में क्या है 3 पॉइंट्स है, तो ये तीनों ही पॉइंट या तो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे या एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे। यही तो दो सिचुएशन होगा। कहीं कभी भी 3 पॉइंट बनाओ, जैसे ये मैंने 3 पॉइंट्स बनाए तो ये एक स्ट्रेट ही लाइन में, ठीक है। बट 3 पॉइंट मैंने ऐसे बना दिए तो ये स्ट्रेट लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। तो यही दो सिचुएशंस होगा अगर किसी भी प्लेन में अगर 3 पॉइंट्स आप लेते हो, ठीक है। डज दिस postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow the Euclid's postulates? Explain. तो कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या है? Does these postulates contain any undefined terms? तो there are various undefined terms in the given postulate. Given postulates में बहुत सारे undefined terms हैं, जैसे point है, ठीक है, ठीक है, ये एक अनडिफाइंड टर्म्स है, ठीक। और यहाँ पे लाइन का एक इन्वॉल्वमेंट आया है सेकंड वाले में, तो लाइन भी क्या है? एक अनडिफाइंड टर्म्स है यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है? आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब है दोनों ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू द टू डिफरेंट सिचुएशंस। दोनों ही क्या है? कंसिस्टेंट है और दोनों ही अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 3 पॉइंट है, एक वो एक ही स्ट्रेट लाइन में है पहले वाले स्टेटमेंट में, और दूसरे में कह रहा है कि 3 पॉइंट क्या है जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। ऑल्सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस एनी स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी वेल नोन एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। और क्या होता है? किसी भी एक्सियोम और पोस्टुलेट्स के अगेंस्ट में कोई भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता है जो उसको फॉल्स कर दे। ये तो हमेशा ही एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स में पाया ही जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है? डू दे follow from the Euclid's postulates? These postulates do not follow the Euclid's postulates. ये postulates Euclid's postulate को नहीं follow करते हैं। they follow from the axioms given two distinct point. There is a unique line that passes through them. दो distinct point क्या है? ये postulates नहीं है। These postulates do not follow from the Euclid's postulate, ठीक है ना। बट यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक्जियोम है, दे फॉलो फ्रॉम द एक्जियोम। ये एक्जियोम से ये स्टेटमेंट है। क्या है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, ठीक है। सो ये एक्जियोम है, यूक्लिड्स एक्जियोम को फॉलो कर रहा है, ना कि पोस्टुलेट्स को, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन तक डिस्कस किया है। अभी क्या करेंगे कि मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा। फिर यहाँ पे एक फोर्थ क्वेश्चन है, फिर एक फिफ्थ है और सिक्स है। तो एक क्लास और मुश्किल से लगेगी और 7 है, और उसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, और आधे घंटे की क्लास लगेगी, पूरी क्लास भी नहीं लग पाएगी, ठीक है। तो आज मैं इसके पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग समझ के लिख लेना। और फिर कल की क्लास में हम लोगों की साइंस की क्लास है ना कल, बट हाफ एन आवर हम लोग यूक्लिड्स में लगाएंगे और ट्राई करेंगे कि हमारा यूक्लिड्स क्या हो, खत्म हो जाए। और हाँ, कल की क्लास में, और आधी क्लास में क्या करेंगे, साइंस की क्लास लूंगा। तो कल की क्लास में सारे बच्चे मैथ्स और साइंस के नोटबुक के साथ और बुक के साथ अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।